हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों, हम 12th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और उसका जो 5वां अध्याय है उसे हम पढ़ रहे हैं। उसका जो पहला पार्ट है वो हमने पढ़ा दिया है और आज उसके दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि होती क्या है, या इसकी परिभाषा क्या है, या इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, मतलब इस कृषि के अंतर्गत जो भी फसलें आती हैं इनका व्यापार किया जाता है। जैसे कॉफी हो गया, चाय, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, मतलब इन सभी चीजों का, इन सभी फसलों का व्यापार किया जाता है इस कृषि के अंतर्गत। रोपण कृषि को आप समझिए, या फिर व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब होता क्या है, जो मनुष्य इन फसलों को उगाता है वह स्वयं इन फसलों का पूरा उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए इनका व्यापार करता है वो। जैसे चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, मतलब मनुष्य इन चीजों का कितना उपयोग कर लेगा, थोड़ा बहुत उपयोग तो कर सकता है वो, लेकिन इसका पूरा उपयोग तो नहीं कर सकता ना, इसलिए इसका वह बेच देता है, इसका व्यापार होता है। और इसमें जो खेतों का आकार है वो बहुत ही बड़ा होता है। इनमें बागानों की जरूरत होती है, आपको बड़े बड़े फार्म की जरूरत होती है, और इसमें अत्यधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो श्रमिक है वो ज़्यादातर लगे रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसमें तकनीकी व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस फसल को उगाने के लिए उच्च तकनीक और व्यापारिक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है इसमें। मतलब इसमें जो फसल उगाई जाती है वो मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उगाई जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से उगाई जाती है, और इन फसलों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें। दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, तो आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे उसका अर्थ बता देंगे आपको क्या है, खेतों का आकार, पूंजी, तकनीक व वैज्ञानिक विधियां। तो मतलब ये चारों ये आपके पॉइंट हो गए हैं। तो आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको पॉइंट फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो श्रम है वो अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा श्रमिक लगे होते हैं, इसलिए इसमें श्रम की भी आवश्यकता होती है। और जो इसका परिवहन वो भी उच्च कोटि का होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब वहाँ पे जो फसलें होंगी उनका मतलब उन्हें बाजार में भी तो पहुंचाया जाना है ना। जैसे गन्ना है, तो गन्ना को आप खेत में ही काट कर कितनी देर रख सकते हैं आप। गन्ने का जैसे कि आपने गन्ने की फसल काट ली, तो आप उसको खेत में कितनी देर रख सकते हैं, उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते। उसको मतलब वो जो मशीन के पास भेजना होगा उसको, ताकि उसका गुड़ बन सके, उसकी चीनी बन सके। अगर वो ज़्यादा दिनों तक आप रखे रहेंगे खेत में ही, तो उसका जो रस है वो सूख जाएगा, तो मतलब गन्ना किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मतलब परिवहन की, इसमें उच्च कोटि का परिवहन हो उसकी आवश्यकता होती है। और ये खेती अमेरिका में ज़्यादातर की जाती है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में यहाँ पर की जाती है। और इसका जो आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है मिश्रित कृषि। तो आप जैसे नाम से पता चल रहा है मिश्रित कृषि, मतलब मिश्रित कृषि का आप ये मत समझिएगा कि मतलब एक खेत में कई फसलों को उगा दिया तो वो मतलब मिश्रित कृषि है। जैसे गांव में होता है ना, जैसे गेहूं बोते हैं हम, गेहूं के साथ सरसों भी बो देते हैं, तो मतलब वो मिश्रित कृषि, उसे मिश्रित कृषि नहीं कहेंगे। मिश्रित कृषि का जो अर्थ है वो है कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी समान ध्यान दिया जाना। मतलब जैसे हम कृषि कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पशुपालन पर भी हम समान महत्व दे रहे हैं, उसको भी हम समान तरीके से देख रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की कृषि में पशुपालन एवं कृषि दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मतलब ये हम दोनों वो कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, इसलिए ये मिश्रित कृषि है। और इसमें जो फसल है वो जौ, गेहूँ, राई, मक्का, जई, इसमें की जो मुख्य फसल है ये है। और इसमें जो पशुओं को जो पाला जाता है वो भेड़, सुअर, कुक्कुर आय के प्रमुख साधन है, मतलब इनसे इनको आय भी प्राप्त होती है। और इसमें जो खेतों का आकार है वो मध्यम होता है, क्योंकि जो मतलब इनके पास जाकर ज़्यादा बड़े खेत होंगे तो मतलब ये पशुपालन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर थोड़े बहुत खेत होंगे तो ये खेतों पर भी ध्यान दे सकेंगे और अपने पशुपालन पर भी ध्यान दे सकेंगे। और इस तरह की जो खेती है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में की जाती है, यूरेशिया के कुछ भागों के वहाँ पर की जाती है। अब देखते हैं डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या है दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको सारे। डेयरी कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डेयरी कृषि का अर्थ क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। मतलब इस कृषि के अंतर्गत डेयरी, जैसे नाम से पता चल रहा है डेयरी किसी होती है, दूध की होती है ना। तो मतलब इसमें जो पशु हैं वो दुधारू पशु पाले जाते हैं, और उन पशुओं को दूध के लिए मुख्यतः पाला जाता है। और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन व चिकित्सा का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये व्यापारिक है, मतलब एक दूध का व्यापार होता है। दूध का व्यापार होता है, मतलब उसको कहीं दूसरे शहरों में बेचते हैं। तो मतलब उनके जो जानवर है उनको
उच्च चिकित्सा दी जाती है, उनका स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है ताकि उन जानवरों को कुछ ना हो। ठीक है, और इसमें जो पूंजी है वो भी अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वर्ष भर का काम रहता है। दुधारू पशु तो ये मतलब वर्ष भर का काम है, ये मतलब हमेशा ही आपको पूरे साल ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और श्रमिकों को आपको पूंजी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए इसमें पूंजी की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। श्रम, पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। बताया ना, ये मतलब वर्ष भर होने वाला काम है। इसमें ये नहीं कि आपको मतलब छुट्टी मिलेगी, मतलब इसमें आपको कोई भी गैप नहीं मिलता है, इसमें पूरे वर्ष भर आपको लगा रहना होता है। और जो पशुओं को चराने या दूध निकालने के लिए, उनके लिए श्रम की आवश्यकता होती है। बाजार एवं परिवहन, ये जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डेयरी कृषि का, बाजार एवं परिवहन। बाजार मतलब जहाँ पर वो दूध पहुँचाना है, परिवहन मतलब जिससे पहुँचाना है, जिस साधन के जरिए, और उसमें परिवहन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आपने सब कुछ कर लिया, दूध निकाल के रख लिया, अगर आप परिवहन से बाजार तक पहुँचा ही नहीं पाए, और जल्दी से जल्दी जैसे दूध निकाला वैसे ही मतलब थोड़ी देर बाद ही आपको वो दूध पहुँचाना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी हमने रख लिया या एक दिन भी रख लिया तो वो दूध खराब हो जाएगा और फिर वो बिकेगा नहीं। तो मतलब इसमें परिवहन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके जो क्षेत्र हैं वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रिया। तो आप ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक देश है, ये वो है। अब देखते हैं हम भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है? यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। भूमध्य सागरीय जो मतलब बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये वर्ल्ड है आप मान लीजिए, और ये जो रेखा गई भूमध्य सागर, तो मतलब इसके आसपास यहाँ पर खेती की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि। यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, फिर खट्टे फलों के उत्पादन में बल दिया जाता है। इसमें इस कृषि भूमध्य सागरीय कृषि में जो है वो खट्टे फलों के मतलब से अंगूर हो गया, मतलब इनमें इन सब अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, तो इसमें इन सब फसलों को उगाया जाता है। अंगूर की कृषि इसकी प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र में अंगूर की कृषि ज़्यादा होती है जिससे मदिरा का उत्पादन भी होता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार के लिए खेती एवं उद्यान कृषि। इसमें देखते हैं क्या है। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। मतलब ये जो कृषि है इन क्षेत्रों से आय बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सब्जियां, फल, पुष्प ये मतलब रोजमर्रा की वस्तु चीज़ें हैं। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, तो अब ये रोज मतलब डेली आदमी को चाहिए ही चाहिए। तो अगर डेली आदमी को अगर चाहिए तो मतलब जो इनको बेचेंगे, जो उगाते हैं, उनको अधिक फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो सब्जी है वो रोज बिकेंगी, तो इससे उनको अत्यधिक आय प्राप्त होगी, अत्यधिक मुद्रा मिलेगी इन्हें। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, मतलब छोटे टाइप के ज़्यादा खेत होते हैं। जैसे एक ही खेत में बो देते हैं, कई सब्जियां बो देते हैं छोटे छोटे क्यारियों में, इसलिए खेतों का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यातायात के अच्छे साधन होते हैं, क्योंकि सब्जियों फलों को पहुँचाने के लिए भी नगरीय क्षेत्रों में या कहीं भी तो यातायात की आवश्यकता होती है। इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं, क्योंकि जो फल एवं सब्जियां हैं वो रात भर में ट्रकों द्वारा गाँव से शहरों में पहुंचाई जाती हैं, ट्रकों से ही, इसीलिए इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं। ध्यान रखिए आप इसे। अब है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होती है इसे देखते हैं। कृषक स्वेच्छा से एक संस्था बना लेते हैं, मतलब गांव के जो लोग हैं वो मुख्य लोग हैं, वो मतलब अपनी मर्जी से, गांव के जो मुख्य लोग हैं वो अपनी मर्जी से एक संस्था बना लेते हैं, और ये संस्था सभी कृषकों पर ध्यान देगी। ये नहीं है कि मतलब जिन व्यक्तियों बनाई है वो उन व्यक्तियों पर ध्यान देगी, कि मतलब जो गांव के जो बड़े लोग होते हैं ये मतलब अपनी स्वेच्छा से बना देते हैं कहीं, तो मतलब वो सब पर ही ध्यान देती है, और वो जो किसानों को पूरी सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, और ये दूसरी कृषि देखते हैं, सामूहिक कृषि। इसे सामूहिक कृषि को कोला खोज भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमने उससे लिया है, सोवियत संघ से लिया, ये हमने सामूहिक कृषि सोवियत संघ की है ये कृषि। ठीक है, और सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसका जो नाम ही है वो क्या है, सामूहिक, मतलब समूह में मिलकर खेती करना। गांव के जो लोग हैं वो सभी आपस में मिलकर खेती करते हैं, और इसका जो उत्पादन आपस में सभी बांटते हैं, और इसमें सामूहिक श्रम होता है। ठीक है, मतलब आपने आपस में मिलकर करते हैं। दोस्तों जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है खनन।
खनन मतलब होता है कि जमीन से संसाधनों को निकालना, इसे ही खनन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, भूमिगत या कूपकी खनन और धरातल खनन। भूमिगत या कूपकी खनन क्या होते हैं? भूमिगत मतलब होते हैं जमीन के अंदर से खनिजों को निकालना। जैसे ये मान लीजिए आप कोई जमीन है, तो मतलब इसको जो पूरा खोद गए, इसे हम पूरा खोदेंगे और जमीन के जो अंदर से मिलेंगे, गहराई में जो मिलेंगे ना, वो हो गए भूमिगत या कूपकी खनन। और जो धरातल खनन है, जैसे यही बताया कि ये जो क्षेत्र है, अगर इसके बिल्कुल ऊपरी सतह पर पा जाए, धरातल पर ही पा जाए, जमीन पर ही पा जाए, तो उसे धरातल खनन कहते हैं। ठीक है, जो कुछ और पॉइंट्स हैं, ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है, बड़े बड़े बागान, उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। और ऋतु प्रवासी वही होता है, जलवासी पशुचारण ही होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर। जैसे जो मतलब गर्मी में जो लोग हैं वो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी भागों में जाते हैं, और जो सर्दियों में जो लोग हैं वो मतलब मैदानी भागों से पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कहीं मतलब छुप सकेंगे, तो मतलब सर्दी से वो बच सकेंगे, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। और देखिए मैंने इसका नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करके रखा हुआ है, द्वितीय क्रिया, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और इसका जो 5वां अध्याय है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे। क्योंकि जो आज की जो फीस है कोचिंग फीस में, वो मतलब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी को मुफ्त शिक्षा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।